बीए प्रथम वर्ष के इतिहास विषय की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। नेपोलियन की हम बात कर रहे थे और नेपोलियन के उदय को हमने पिछली क्लास में पढ़ा था और जाना था कि किस तरह से नेपोलियन ने इटली के अभियान के दौरान अपना पराक्रम और कौशल दिखाते हुए फ्रांस की जनता के दिल को जीत लिया था। यही कारण है कि जब नेपोलियन लौटकर पेरिस पहुंचा तो उसका भव्य स्वागत हुआ था और नेपोलियन के इस उदय ने, उसकी इस बढ़ती हैसियत ने उसको एक बड़ा मौका दिया और अब डायरेक्टरी ने उसे, जो फ्रांस का सबसे बड़ा शत्रु था यानी कि ब्रिटेन, उसके खिलाफ मोर्चा संभला दिया। नेपोलियन यह जानता था कि अंग्रेज़ों की आर्थिक ताकत का जो स्रोत है वह भारतीय साम्राज्य है, इसलिए अगर अंग्रेज़ों को भारत जाकर पराजित कर दिया जाए या उनका भारत से जो धन प्राप्ति का स्रोत है उसको काट दिया जाए तो अंग्रेज़ कमज़ोर हो जाएंगे। इसके लिए नेपोलियन ने ब्रिटेन की शक्ति के स्रोत को ख़त्म करने के लिए मिस्र के रास्ते पर भारत पर आक्रमण करने की एक महत्वाकांक्षी योजना बनाई और हज़ारों सैनिकों, जलतोपों, विद्वानों और इंजीनियरों के लवाजमे के साथ मई 1798 में नेपोलियन ने मिस्र के लिए प्रस्थान किया। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि नेपोलियन भूमध्य सागर में अंग्रेज़ों की सेना से बचते बचाते माल्टा द्वीप पर कब्जा करने में सफल रहा। यही नहीं, जुलाई के शुरू में 1798 में वह मिस्र के मामूलक यानी कि जो सरदार होते थे, जो अमीर होते थे, जिन्हें मामूलक कहा जाता है, उनको हराकर वह अलेक्जेंड्रिया पर भी कब्जा करने में सफल रहा और उसने पिरामिडों के युद्ध में एक बार फिर जीत कायम करते हुए जुलाई 1798 में ही काहिरा पर कब्जा कर लिया। इन सफलताओं के बाद अबुकिर की खाड़ी में जब उसने नील नदी का युद्ध लड़ा ब्रिटिश सेनापति नेल्सन के खिलाफ, तो 1 अगस्त 1798 में नेपोलियन की इसमें निर्णायक हार हुई। लेकिन इस हार के बावजूद उसने अपने बढ़े हुए हौसले के साथ जनवरी 1799 में सीरिया पर आक्रमण कर दिया। यह संघर्ष बहुत लंबा चला, लेकिन एक बार फिर से नेपोलियन को हार का सामना करना पड़ा। वह काहिरा वापस आया और उसने ये समझ लिया कि अंग्रेज़ों से जीतना बहुत मुश्किल है जल युद्ध में, इसलिए वह अपने चुनिंदा साथियों के साथ अगस्त 1799 में फ्रांस आ गया और जो अंग्रेज़ों के खिलाफ सेना वहाँ लड़ रही थी उसे छोड़ आया। क्लाबार को उसने कार्यभार संभलाया था, लेकिन फ्रांस की सेना जो वहाँ बची हुई थी, ठहरी हुई थी भूमध्य सागर में, वह नेपोलियन के साथ ही अंग्रेज़ों का मुकाबला नहीं कर सकी थी, तो नेपोलियन के बिना उसका टिक पाना मुश्किल था। और इस तरह से 1801 में जो बाकी फ्रांस की सेना थी वह भी परास्त हुई और लौट आई। तो इस तरह से अंग्रेज़ों के खिलाफ जल युद्ध में नेपोलियन को एक निर्णायक असफलता का सामना करना पड़ा। वह फ्रांस लौट गया चुपचाप और फ्रांस जाकर उसने आंतरिक रूप से अपने आप को ताकतवर बनाने का काम किया। उसने यह देख लिया था कि यूरोप की शक्तियों ने फिर से इटली पर आक्रमण कर दिया, जिसे वह पहले एक बार जीत चुका था, और संचालक मंडल, जो फ्रांस का संचालक मंडल था, वह नितांत अयोग्य और भ्रष्ट साबित हुआ था।
ऐसी स्थिति का फायदा उठाते हुए नेपोलियन ने एक षड्यंत्र रचा। उस षड्यंत्र को फ्रेंच भाषा में कूप द एतात कहते हैं। और इस षड्यंत्र के माध्यम से उसने वे जो संचालक मंडल के सदस्य थे उनको त्यागपत्र देने के लिए मजबूर किया और एक नया संविधान बनाकर उसमें 3 कौंसलों को शासन सौंपकर नेपोलियन ने व्यवस्था बदल दी और वह स्वयं इस कौंसल व्यवस्था में प्रथम कौंसल बन गया और उसने सारी शक्तियों को अधिग्रहित कर लिया। या हम सरल भाषा में कहें तो उसने सारी जो कार्यपालिका की शक्तियां थी उन्हें हथिया लिया और इस तरह से प्रथम कौंसल के तौर पर के रूप में नेपोलियन ने नवंबर 1799 में से लेकर 1804 तक फ्रांस का शासन संभाला और वह फ्रांस का एकमात्र शक्तिशाली शासक बनकर उभरा। सत्ता संभालने के बाद नेपोलियन ने इटली पर अपना दूसरा अभियान 1800 में किया, क्योंकि मिस्र अभियान का फायदा उठाकर ऑस्ट्रिया ने फिर से उत्तरी इटली पर अधिकार कर लिया था। इसका जवाब देने के लिए नेपोलियन ने आल्प्स पर्वतमाला के बर्फीले बर्नार्ड दर्रे को पार किया और पो नदी घाटी में ऑस्ट्रिया सेना से युद्ध करके शानदार विजय प्राप्त की और ऑस्ट्रिया को कैंपो फोर्मिया की संधि को फिर से मानने के लिए बाध्य किया। ये उसकी पुनः एक बड़ी सफलता थी। इसके बाद उसके उत्थान का जो दूसरा बड़ा अवसर है या हम कहेंगे उपलब्धि है, वह यह है कि उसने अपने कट्टर शत्रु ब्रिटेन के साथ एक शांति समझौता किया मार्च 1802 में, जो उसकी एक कूटनीतिक चाल थी, एक कूटनीतिक सफलता थी। और ब्रिटेन उससे समझौते के इसलिए राज़ी हो गया कि इस समय ब्रिटेन में जो स्थितियां थी उसमें ब्रिटिश सरकार युद्ध ऋण से परेशान थी और वहाँ की जो जनता है वह भी युद्ध से बहुत त्रस्त हो चुकी थी और वहाँ के प्रधानमंत्री पिट ने त्यागपत्र दे दिया था। ऐसी स्थिति में ब्रिटेन भी नेपोलियन से समझौता करना चाहता था। परिणाम स्वरूप 2 शत्रुओं के बीच अमिया की संधि हुई मार्च 1802 में और इस संधि के माध्यम से सबसे बड़ी बात यह थी कि ब्रिटेन ने फ्रांसीसी गणतंत्र को स्वीकार कर लिया और माल्टा सहित जो फ्रांस के उपनिवेश थे वे भी उसे वापस लौटा दिए और श्रीलंका, ट्रिनिडाड ब्रिटेन ने अपने पास रखे। इस तरह से अपने धुर शत्रु से समझौता करने में नेपोलियन कामयाब रहा। लेकिन इतिहासकार कहते हैं और आगे की घटनाएं भी ये जाहिर करती हैं कि यह समझौता एक तरह से अस्थायी शांति साबित हुआ, जिसे इतिहासकारों ने ब्रीदिंग स्पेस कहा है। ब्रीदिंग स्पेस यानी श्वसन अंतराल, यानी कि इतनी जगह मिल जाए कि सांस ले ले, यानी कि आगे युद्ध की तैयारी करने के लिए एक थोड़ा सा विराम इस संधि के माध्यम से फ्रांस और ब्रिटेन को आपस में मिला। लेकिन जल्दी ही ब्रिटेन ने अमीन्स संधि के अनुसार माल्टा द्वीप को खाली न करके फ्रांस को नाराज़ कर लिया। दोनों में फिर से तनाव हो गया और ब्रिटेन ने फ्रांस के खिलाफ एक मजबूत विरोधी गठबंधन बनाया 1805 में और इस गठबंधन में जो देश शामिल थे उनमें इंग्लैंड स्वयं था, ऑस्ट्रिया था, रूस था और स्वीडन था। इसके बाद ट्राफल्गर का युद्ध नेपोलियन को लेकर जाना जाता है। इस युद्ध में भूमध्य सागर में यह युद्ध हुआ था, जिसमें फ्रांस और स्पेन की संयुक्त सेनाएं ब्रिटिश सेनापति नेल्सन के हाथों
संयुक्त रूप से पराजित हुई थी। और इस युद्ध की महत्ता इस बात में, इम्पोर्टेंस इस बात में निहित है कि इसके बाद नेपोलियन ने यह निर्णय कर लिया कि अब ब्रिटेन से जल युद्ध में उसे हराने का सपना देखना, ख्याल रखना मूर्खता है, और वह अब ब्रिटेन को जल युद्धों के बजाय थल युद्धों में उसका मुकाबला करेगा। इसके बाद नेपोलियन ने, बहुत ज़्यादा डिटेल में न जाते हुए अगर हम संक्षिप्त में बात करें, तो ऑस्ट्रिया पर फिर 1805 में तीसरी जीत प्राप्त की, और उसने एक बार फिर ऑस्ट्रिया को चकमा देकर दक्षिण का लंबा चक्कर लगाकर पीछे से हमला किया, ऊम के मोर्चे काले जंगल को पार करते हुए, और वियना में प्रवेश किया। और हालांकि ऑस्ट्रिया का जो राजा था वो रूस की सेना से जा मिला था, लेकिन नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया में प्रवेश कर अपना विजय अभियान जारी रखा, और ऑस्टरलिट्ज के युद्ध में ऑस्ट्रिया और रूस की संयुक्त सेना की फ्रांस की सेनाओं के हाथों पराजय हुई, और उसे प्रेसबर्ग की संधि दिसंबर में ही 1805 में ही करनी पड़ी। तो ये एक बड़ी सफलता थी, और इन युद्ध अभियानों के माध्यम से नेपोलियन लगातार एक के बाद एक यूरोप में सफलताएं हासिल करता जा रहा था। वेनेशिया है, डालमेशिया, ईस्ट्रिया, इन इलाकों पर फ्रांस का अधिकार हो गया, और जो बर्टेनबर्ग दक्षिण जर्मनी का राज्य था वह हेब्सबर्ग को मिला। और इसके बाद नेपोलियन को हम यूरोपीय राजनीति में एक राजाओं के निर्माता के रूप में देखते हैं, क्योंकि जैसा कि ये जो आपका नक्शा है इसमें भी दिखाया गया है कि किस तरह से नेपोलियन ने यूरोप में जो ये विजय अभियान चलाया था, इसमें बहुत सारे इलाकों पर सीधा फ्रांस का अधिकार कायम किया, कब्जा कायम किया, शासन कायम किया, और कुछ इलाकों पर उसने अपने भाई को या भतीजे को या किसी रिलेटिव को, रिश्तेदार को शासक बनाया। तो इसमें हम खास तौर से देखते हैं कि हॉलैंड का जो बटीविया क्षेत्र था उसमें उसने गणतंत्र की जगह राजतंत्र की स्थापना की थी, और वहाँ अपने भाई लुई को राजा बनाया था। इसी तरह से नेपल्स राजतंत्र का राजा भी अपने भाई जोसेफ को बनाया था। उसने बवेरिया, बर्टेनबर्ग की डचियों को भी राजतंत्रों में रूपांतरित किया था। यही नहीं, उसने एक कदम आगे बढ़ते हुए जर्मन की जो कई राज्य थे उनका पुनर्गठन करके राइन परिसंघ का निर्माण किया, और इस तरह से आगे हम देखेंगे किस तरह से उसने ये जो अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए जर्मनी का पुनर्गठन किया था, उसी ने आगे चलकर जर्मनी में एकीकरण को भी जन्म दिया था। दरअसल उसने जर्मनी में जो लगभग 360 राज्यों में जर्मनी बंटा हुआ था, उसे पुनर्संगठित करके 82 राज्यों में बांटा, और वहाँ उसने पवित्र रोमन साम्राज्य को समाप्त कर दिया, जिसका वर्चस्व कई वर्षों से चला कायम हो रहा था। उसने बवेरिया, बर्टेनबर्ग सहित जर्मनी के 14 राज्यों का एक राइन परिसंघ बनाया, जिसका वह स्वयं संरक्षक था, और इस तरह से उसने दक्षिणी जर्मनी पर फ्रांस का प्रभाव कायम किया। ऑस्ट्रिया सम्राट फ्रांसिस, जो पवित्र रोमन सम्राट कहा जाता था, उसकी पदवी उसके पास थी, उस पदवी को भी उसने समाप्त कर दिया। और इसके बाद नेपोलियन ने लगातार आगे बढ़ते हुए दक्षिण जर्मनी, जो कि फ्रांस के प्रभाव से दुखी था, फ्रांस को उसने अल्टीमेटम दिया, लेकिन प्रशा को नेपोलियन के साथ युद्ध में पराजित होना पड़ा 1806 में, और बर्लिन पर भी फ्रांस का अधिकार हो गया अक्टूबर 1806 में।
और यहाँ से नेपोलियन ने रूस के लिए प्रस्थान किया। तो हमने देखा कि किस तरह से नेपोलियन लगातार जीत हासिल करते हुए समुद्र के युद्ध में, नौसैनिक युद्ध में ब्रिटेन से पराजित होने के बावजूद अपने बुलंद हौसलों से यूरोप में अपना साम्राज्य लगातार विस्तारित करता जा रहा था। इसको समझने के लिए आप दिए गए नक्शे को देखें तो ज़्यादा अच्छी तरह से आपको स्पष्ट होंगी तमाम घटनाएं।